इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां पृथ्वी पर रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। पृथ्वी पर तो अब वातावरण भी काफी खराब होता चला जा रहा था। सारे पेड़ पौधे और जानवर सभी के सभी खत्म हो चुके होते हैं और इन्हीं सारी आपदाओं के कारण इंसानी प्रजाति का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा था। अब तो पृथ्वी के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में इंसान बचे होते हैं। ये वो इंसान थे जो दूसरे इंसानों को मारकर खाते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होते। अब इन्हीं चीजों के बीच हमें एक सुनसान जगह पर जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जॉन तो अपने बेटे सेथ को लेकर किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ रहा था। उनके पास तो सिर्फ एक ट्रॉली होती है जिसमें वो अपने बचे हुए सारे रिसोर्सेज जमा करके दूसरी तरफ जा रहे थे। जॉन को नहीं पता कि आगे कौन सा खतरा आ जाए, पर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन और उसका बेटा सेथ काफी लंबा सफर तय करके आ रहे होते हैं और जॉन को तो सिर्फ उन्हीं लोगों से खतरा था जो आदमखोर होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे इंसानों को खाते थे। अब तो पूरे पृथ्वी पर यही सारी चीजें चल रही हैं। जॉन और सेथ जहां पर मौजूद थे उसके दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा होता, जिससे ये बात क्लियर होती है कि वो दोनों उन % लोगों में से एक हैं जो पृथ्वी पर अभी भी बचे हुए थे। जॉन के पास एक रिवॉल्वर होती है जिसके अंदर 2 गोलियां थी। वो तो अपने बेटे सेथ को मजबूरी के कारण इस रिवॉल्वर को यूज करना सिखा रहा था, जिससे कि अगर आदमखोर इंसान उन्हें ढूंढ ले तो फिर ये गोली उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि खुद शूट करने के लिए होती थी ताकि उसे एकदम सिंपल मौत मिले। सेथ को तो फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन जॉन ने डिसाइड किया था कि चाहे उसकी जान चली जाए वो अपने बेटे को कुछ होने नहीं देगा। अब वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं और एक सेफ जगह पर रुकते हैं। अब थोड़ा आराम करने के लिए दोनों जिस स्पॉट पर रुके हुए होते हैं तभी थोड़ी ही देर बाद जॉन को कुछ गाड़ियों की आवाज आने लगी। जॉन तुरंत ही अपने बेटे को लेकर एक नीचे वाले हिस्से में चला जाता है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वहां पर कई सारे लोग आ चुके हैं जो एक ग्रुप का हिस्सा थे और वो अपनी गाड़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। जॉन तो अपनी रिवॉल्वर लेकर तैयार था कि कब वो यहाँ पर आए और वो उन्हें शूट कर दे। उन सभी लोगों में से एक आदमी अब वहाँ पर टॉयलेट करने आ गया था, जिसकी नजर सीधा जॉन और उसके बेटे के ऊपर चली जाती है। जॉन ने तो उस आदमी को धमकी दी कि अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो तो क्लैरिफिकेशन के लिए उस आदमी से ये पूछने लगा कि आखिर तुम क्या खाते हो। तब वो आदमी बताता है कि हमें रास्ते में जो भी चीज मिल जाती हम उसे खा लेते, यानी ये एक तरीके से आदमखोर होता है। इस बात से जॉन डर गया क्योंकि वह आदमखोर आदमी बार बार उसके बेटे को देख रहा था। पता नहीं चला वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर उसके बेटे के गले पर चाकू रख देता है। उस आदमखोर आदमी ने जॉन से कहा कि तुमने पहले किसी इंसान को नहीं मारा है, इसीलिए तुम मुझे भी नहीं मारोगे। लेकिन अपने बेटे को इस तरीके से मुसीबत में देखकर जॉन खाली नहीं बैठने वाला था। उसने एक अच्छा मौका ढूंढा और सीधा रिवॉल्वर चलाकर उस आदमखोर को मार दिया। लेकिन रिवॉल्वर की आवाज सुनकर उसके कई सारे ग्रुप मेंबर वहां की तरफ जाने लगते हैं। जॉन ये समझ जाता है, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर वहां से दूर भागने लगा। एक सुनसान एरिया के पास आने के बाद वो अपने बेटे को सेफली लेकर बैठ गया था और वो तब तक वहां पर छुपा रहेगा जब तक वो सारे आदमखोर के ग्रुप वहां से चले नहीं जाते। कई घंटों बाद जब उसे अंदाजा हो जाता है कि वहां पर कोई नहीं है तो जॉन अपने बेटे को लेकर उस ट्रॉली के पास गया जिसके अंदर उसने सारे रिसोर्सेज जमा किए थे। लेकिन दुख की बात ये थी कि उन सारे बदमाश लोगों ने रिसोर्सेज चुरा लिए थे, यानी जॉन और सेथ के पास सरवाइव करने के लिए बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। जॉन इस तरीके से एक जगह पर रुक नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने बेटे सेथ के साथ लगातार आगे बढ़ता ही चला गया। वो दोनों चलते हुए एक बहुत ही बड़े ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुई थी। काफी रात होने के कारण वो दोनों उसी ट्रक के अंदर रुकने का डिसाइड करते हैं और थोड़े समय में सुबह होने के बाद जॉन जग भी गया था। सुबह होने के बाद जॉन एक रिंग बहुत ही प्यार से देख रहा था जो उसकी वाइफ की होती है। वो तो अपनी वाइफ की फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। यहाँ जॉन को याद आ रहा था कि किस तरीके से उसके बेटे का जन्म होने वाला होता है और उस मोमेंट पर ही पूरी पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर थे और लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जॉन किसी भी तरीके से डिलीवरी करता है और अपने बच्चों को सही सलामत इस दुनिया में लेकर आता है, पर उन्हें क्या पता था कि पूरी पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट है वो बदलने लगे हैं। एक भी पेड़ पौधे बचे नहीं थे जिससे कि सभी जानवर मारे गए। जो भी इंसान बचे हुए होते हैं बिना किसी रिसोर्सेज के वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अब इंसानों ने किन्हीं दूसरे इंसानों को खाकर अपना पेट भरना स्टार्ट किया।
इस समय हमें दिखाई दे रहा था इंसानों के अंदर की हैवानियत जो एक अलग ही सीमा तक पहुंच गई थी। पर जॉन और उसके फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया होता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए इंसानों को नहीं खाएंगे। उनके पास जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए थे वो उन्हें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में यूज करते हुए आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। जॉन और जॉन की वाइफ को पता था कि भले ही उनका बेटा अभी बड़ा हो रहा है पर बाहर कुछ ऐसे खतरनाक लोग हो सकते हैं जो हम सभी को बहुत बुरी तरीके से मार दें और उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं हो सकता है। इसीलिए उनके पास एक रिवॉल्वर थी जिसके अंदर 3 बुलेट्स होती हैं। जॉन की वाइफ ने इन तीनों बुलेट्स को अपने तीनों फैमिली मेंबर्स के लिए रखा था जिससे कि मुसीबत आने पर वो तीनों एक दूसरे को गोली मारकर खत्म हो जाएं। पर जॉन तो इन सारी चीजों के अगेंस्ट होता है। उसे यही होप रहती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगेंगे। अब अचानक एक दिन एक आदमखोर उनके घर में घुस जाता है। वो तो उनके बेटे सेथ पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जॉन की वाइफ रिवॉल्वर की मदद से उस आदमखोर को गोली मार देती है। उसे ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था कि अब उनके पास 2 ही गोली बची है, यानी कि अब मुसीबत आने पर वो 2 लोगों को ही अच्छी मौत दे पाएगी। जॉन की वाइफ तो अब पहले से बहुत ज्यादा डरने लगी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे थे और एक बार रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उन्हें बचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए जॉन की वाइफ ये कहने लगी कि मैंने सुना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे इंसान एकदम सही सलामत रह रहे हैं। वहाँ रिसोर्सेज की भी कुछ कमी नहीं है और आदमखोरों का आना मना है। इसीलिए जॉन की वाइफ चाहती थी कि तुम हमारे बेटे को लेकर उस सेफ जगह पर जाओ। पर जॉन तो अपनी वाइफ के बिना कैसे जा सकता था, लेकिन जॉन की वाइफ ने उसे समझाया कि हमारे पास रिसोर्सेज 2 ही लोगों के लिए हैं जिससे कि कुछ महीनों तक वो दोनों सरवाइव कर पाए और मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा सेथ आगे बढ़े और अपना नाम कमाए। इसीलिए अब जॉन की वाइफ ने अपने सारे रिसोर्सेस और जैकेट्स निकाल कर दे दिए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम था। यानी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जान की कुर्बानी देगी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और हस्बैंड के लिए। जॉन ने उसे बहुत मनाया पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती। जॉन की वाइफ अब सीधा वहां से निकलते हुए बहुत ही कम टेम्परेचर वाले इलाके में चली जाती है। ये एक तरीके से सुसाइड था क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में कोई नहीं जिंदा रह पाएगा। यही रीजन था कि जॉन अपने बेटे सेथ को लेकर निकल पड़ा उस नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ पर सेथ और उसका फादर जॉन आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें तो रास्ते में एक अबेंडन घर मिलता है। दोनों जल्द से जल्द घर के अंदर जाकर चेक करते हैं कि कहीं कोई रिसोर्सेज तो नहीं मौजूद है। अब सेथ ने अपने फादर को बुलाते हुए ये कहा कि बेसमेंट के अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं, यानी कि हो सकता है कि शायद वहाँ जानवरों को कैद करके रखा गया हो। इसीलिए जॉन पूरी कोशिश करता है और वहाँ के लॉक को ओपन करते हुए अंदर देखता है। वहाँ पर जानवर नहीं बल्कि इंसान रखे गए थे जिन्हें की आगे चलकर खाया जाएगा। उन सभी इंसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जॉन डर के मारे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलता है और अपने बेटे सेथ को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जॉन नोटिस करता है बाहर की तरफ कई सारे लोग घर के अंदर आ रहे हैं। ये घर के ओनर्स थे जिन्होंने इन्हीं सारे आदमियों को कैद करके रखा था। सभी के पास गन्स होती हैं, यानी कि उनसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जॉन इसी वजह से अपने बेटे को लेकर ऊपर की तरफ भागने लगा। वो समझ गया होता है कि इनसे बचकर जाना एकदम से नामुमकिन है और अगर एक बार पकड़े गए तो ये आदमखोर उन्हें भी खा जाएंगे। इसीलिए अब जॉन ना चाहते हुए भी एक गोली जो उसके रिवॉल्वर में बची हुई थी वो उसकी मदद से अपने बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बेटे को एकदम आसान मौत देना चाहता था। जॉन ने तो सेथ के सर पर वो रिवॉल्वर तान दी होती है और वो बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ ही रहा था, पर तभी बेसमेंट में मौजूद वो सारे इंसान शोर मचाने लगे होते हैं और वहाँ पर काफी तोड़फोड़ करते हैं जिससे कि उन आदमखोरों की नजर उनके ऊपर पड़ गई और वो नीचे की तरफ बेसमेंट में चले गए ताकि वहाँ देख रेख कर सकें। जॉन को ये मौका बहुत ही सही लगता है, इसीलिए वो अपने बेटे को शूट ना करने के बजाय उसे खिड़की के रास्ते से लेकर दूसरी तरफ चला गया। वो तो जाकर झाड़ियों के बीच में छुप जाता है ताकि पहरेदार उनके ऊपर नजर न रख सके। आदमखोर जब दूरबीन की मदद से वहां चारों तरफ देख रहे थे तो उन्हें सच में कुछ नहीं दिखाई देता। अगर वो उन्हें जरा भी देख लेते तो बहुत बुरी तरीके से मारते थे। जॉन अपने बेटे सेथ को बचाने में कामयाब हो गया था और वहां से सीधा आगे बढ़ जाता है।
जॉन तो अपने बेटे के साथ किसी भी तरीके से इतने कम टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर रहा था, पर उन्हें जरा भी नहीं पता कि आगे आने वाला सफर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ जॉन को पता था कि उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो सभी बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। यहाँ पर उन दोनों को तो कई दिन बीत चुके होते हैं और उन्होंने खाने का एक निवाला नहीं खाया होता। अब एक आग के सामने वो दोनों बैठे हुए थे। तभी सेथ ने अपने फादर से पूछा कि क्या हमने कभी इंसानों को खाया है कि नहीं। जॉन सिंपल बताता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और हम कभी खाएंगे भी नहीं। यह हमारे उसूलों के खिलाफ है और जो ऐसा कर रहे हैं वो शैतान का रूप है। जॉन की बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जो सिचुएशन उन दोनों के ऊपर बीत रही है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। विदाउट रिसोर्सेज के इस जगह पर सरवाइव कर पाना एकदम से नामुमकिन था। अब पता नहीं वो दोनों कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। सुबह होने के बाद वो दोनों लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें कई सारे जले हुए घर दिखाई दिए। वो घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके होते हैं, जिनके अंदर जाकर वो दोनों रिसोर्सेज की तलाश करने लगे, क्योंकि उन दोनों को भले ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए जो फिलहाल के लिए काम के नहीं है, पर वो उनका यूज कर सकते थे। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते दौरान जॉन को एक चैम्बर मिलता है। ये चैम्बर जमीन के अंदर बनाया गया था, जिसे जल्द से जल्द ओपन करके जॉन जब अंदर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो एक सीक्रेट चैम्बर था और वहाँ पर कई सालों तक सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज रखे गए थे। उस जगह पर तो कैन फूड से लेके प्रिजर्वेटिव्स तक होते हैं, जिसे देखकर जॉन और सेथ गॉड से प्रे करते हैं उनकी मदद करने के लिए। उन दोनों ने तो इतने सालों बाद बहुत पेट भर के खाना खाया होता है। जॉन ने तो अपनी फेवरेट बियर भी इतने सालों बाद पी थी। खाते समय उन दोनों की आंखों से आंसू आ रहा था, क्योंकि ऐसा खाना तो पृथ्वी पर से विलुप्त ही हो चुका है। वो एक ऐसा बंकर था जहाँ पर खाने के साथ साथ वहाँ रहने की भी सुविधा होती है। इसलिए जॉन और सेथ एक रात अपनी वहीं पर गुजारते हैं। पर अगले दिन ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जिसे सेथ सुन लेता है। वह अपने फादर को तुरंत ही आकर बताने लगा, जिससे कि जॉन ये समझ गया कि ये जानवरों की नहीं बल्कि किसी इंसान के पैरों की आवाज है। यानी अगर इस जगह के बारे में किसी को पता चल गया तो वो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द वो अंदर मौजूद सारा खाना बाहर निकालते हैं और आगे के सफर के लिए अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये इतना खाना था कि उन दोनों को कई महीनों तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही दोनों आगे बढ़ते दौरान उन्हें सामने की तरफ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी को जब पता चला कि ये दोनों ठीक उसके पीछे हैं तो वो बहुत ही डर गया और अपना बैग उनकी तरफ फेंकते हुए ये कहता है कि मुझे कुछ मत करो। उस बूढ़े आदमी के पास तो सिर्फ गर्म करने वाले कपड़े मौजूद थे। पर जॉन यहाँ उस बूढ़े आदमी को उसका बैग देते हुए कहता है कि हम आदमखोर नहीं हैं और हम आपको लूटने नहीं आए हैं। हम तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस सेफ जगह पर जिसके बारे में हमने अफवाहें सुनी हैं। वो बूढ़ा आदमी पहले से बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। अब यहाँ सेथ अपने फादर जॉन से कह रहा था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सेथ ने इशारा किया कि एक फूड कैन हमें उन्हें दे देना चाहिए। जॉन शुरुआत में तो इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि एक फूड कैन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए, पर बाद में इंसानियत के खातिर वो राजी हो जाता है। सेथ ने एक फूड कैन लेकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया था, जिसे खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो बूढ़ा आदमी तो उनका शुक्रिया अदा करता है। जॉन भी अब उस बूढ़े आदमी के पास आकर कहने लगा कि क्या आप हमारे साथ एक बार डिनर करोगे। इस बात के लिए बूढ़ा आदमी मना नहीं कर सकता था और वो तीनों तैयारी करने लग जाते हैं डिनर का। यहाँ पर वो ओल्ड मैन बता रहा था कि जब मैंने पहली बार सेथ को देखा तो मुझे लगा वो एक एंजल है, क्योंकि इतने सालों में अर्थ पर जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर बहुत सारे लोग मारे गए और इतने सालों बाद वो बूढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे को देख रहा था। उसका भी एक ग्रैंडसन हुआ करता था, लेकिन उन्हीं सारे आदमखोरों ने उन्हें खा लिया। उसकी फैमिली में सिर्फ वही बूढ़ा आदमी बचा हुआ है। अब अगले दिन हमें पता चला कि वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को छोड़कर अपने दूसरे रास्ते पर जा रहा है। सेथ कहने लगा कि हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, पर जॉन उसे समझा रहा था कि हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते और उनका साथ रहना मतलब हमारी रिसोर्सेज ज्यादा खत्म होंगे, जिससे कि हमारे सरवाइव करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसीलिए हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते हुए हमें नॉर्थ डायरेक्शन में उस सेफ जगह तक पहुंचना चाहिए। अब इतने दिनों के खतरनाक सफर के कारण जॉन की तबीयत भी खराब होने लगी थी।
लेकिन इस क्रिटिकल कंडीशन में भी जॉन का बेटा उसका साथ दे रहा था। जॉन ने तो अपने बेटे को मैप पर भी बताया कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम समुद्र के किनारे पहुंच जाएं तो लहरों के माध्यम से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो दोनों उसी जगह पर जाने लगे। सैथ बहुत एक्साइटेड था समुद्र को देखने के लिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो एक्सप्लोर ही नहीं की होती। उसने तो सिर्फ इतना सुना था कि समुद्र का पानी नीला और विशालकाय होता है। वो दोनों ट्रेवल करते हुए जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र का पानी नीला बिल्कुल भी नहीं था, वो तो पूरा काला होता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये उन सारे घने और काले बादलों की वजह से है जो पूरा पॉल्यूशन फैला रहे थे आसमान की तरफ से। सूर्य की किरणें भी अब नीचे नहीं गिर पाती क्योंकि इतने ज्यादा डेंस एनवायरनमेंट बन गया होता है। जॉन ने तो अब नोटिस किया समुद्र के थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ी शिप मौजूद थी जो एक ही जगह पर रुकी हुई है। उसे लगने लगा कि इसके अंदर काफी रिसोर्सेस हो सकते हैं। इसीलिए अब जॉन ने डिसाइड किया कि वो वहां जाकर सामान लेकर आएगा। उसने अपने बेटे के चारों तरफ रिसोर्सेस रख दिए और उसके हाथ में रिवॉल्वर दे दी, जिससे कि अगर कोई हमला करे तो ये पलटवार कर सकता था। सैथ को एक जगह पर छोड़कर जॉन चला गया होता है उस बोट के पास। तभी हमें अचानक उस बीच के किनारे किसी के पैर दिखाई देते हैं जो सीधा सैथ की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़े समय के अंदर जब सैथ अपनी आंखें खोलता है तो उसने देखा कि उनके सारे रिसोर्सेस चोरी हो चुके हैं। वहां पर तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय उसके हाथ में रिवॉल्वर के। थोड़े समय के अंदर जब जॉन सामान लेकर वहां पर आता है तो उसने साफ साफ देखा कि उनका सामान चोरी हो चुका है। उसके तो शूज और कपड़े भी चोरी हो चुके थे जिनके बिना सरवाइव कर पाना मुश्किल था। जॉन सीधा अपने बेटे सैथ को लेकर उस आदमी का पीछा करने लगा जो उनके खाने पीने का सामान और कपड़े चुरा कर भाग रहा था। जॉन के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है बिना शूज के, फिर भी वो अपने बेटे को लेकर उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया और उस दूसरे आदमी के ऊपर गन तान दी। वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे सामान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर वो लाचार आदमी यही कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इन रिसोर्सेस की बहुत जरूरत है। यहाँ जॉन को सबसे पहले खुद और अपने बेटे के सर्वाइवल की चिंता होने लगी, इसीलिए वो बार बार धमकी देने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। सैथ को ये बिहेवियर बहुत गलत लग रहा था, पर जॉन ने पिस्टल दिखाकर उससे वो सामान ले ही लिया। वो वापस बीच के किनारे आ तो जाता है, लेकिन सैथ अपने फादर से बोल रहा था कि उस आदमी को इन रिसोर्सेस की जरूरत थी और अगर हम उसे थोड़ा रिसोर्स दे देते तो इसमें हमें कमी नहीं पड़ जाती। बाद में जॉन को भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए वो वापस उस जगह पर पहुंचा तो था पर वहाँ वो आदमी नहीं मिलता। इसीलिए जॉन ने वहाँ कुछ कपड़े और खाने की चीजें रख दी होती हैं। अब वो दोनों बचे हुए रिसोर्सेस लेकर वहाँ से एक दूसरे टाउन में आ गए थे। वो टाउन बहुत ही ज्यादा अबेंडन हो चुका था और वहाँ पर जैसे लगता है कि कोई रहता भी नहीं। पर तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने तीर से हमला कर दिया था। घर के खिड़कियों में से लगातार एरो फायरिंग होते जा रही थी जिससे कि जॉन अपने बेटे को बचाता है, पर एक तीर डायरेक्टली आकर जॉन के पैर पर लग गया। जॉन समझ चुका था कि यह हमला किस खिड़की से हो रहा है, इसीलिए शिप के अंदर से मिली हुई एक फ्लेयर गन लेकर वो वहां पर निशाना लगाता है और सीधा उस जगह पर फायर करता है। जॉन अब मौका देखकर उस कमरे की तरफ जाने लगा ताकि वो हमलावर को पहले ही मार सके, लेकिन जब वो रूम के अंदर गया तो हमलावर की बॉडी जलने लगी थी। वहां पर एक और लेडी होती है जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और ये कहती है कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, पर जॉन ने तो बताया कि आप लोगों ने हम पर हमला किया है। बात ऐसी थी कि सरवाइव करने वाले किसी भी लोगों को यही लगता था कि दूसरे उन पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो पहले ही हमला कर देते। जॉन ये कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। जॉन को तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि कोई भी दूसरा इंसान अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसकी जान ले सकता है और ये सारे बेचारे लोग वही कर रहे थे। जॉन ने जिस फ्लेयर गन से मारा था वो आदमी तो मर गया, लेकिन वो लेडी वहीं पर होती है, इसीलिए वो उसे कुछ न करते हुए वहां से निकल जाता है। पर जॉन के पैर में वो एरो लग चुका था जिससे वो काफी घायल हो चुका होता है, इसीलिए वो किसी भी हालत में उसे निकाल कर अपने पैर पर पट्टी बांधने लगा। जॉन को डर लग रहा था कि उसके पास तो फर्स्ट एड किट भी नहीं है, फिर भी वो इतने बड़े घाव को बिना ट्रीटमेंट किए कैसे आगे बढ़ेगा। पर वो सिर्फ अपने बेटे के लिए जिंदा था और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा था। जॉन के पास जो रिसोर्सेस थे वो पहले से काफी ज्यादा हो चुके होते हैं, इसीलिए उनका भार भी काफी बढ़ चुका
था और उसे खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी। जॉन अपने बेटे सेथ को लेकर उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है जहाँ मैप पर उन्होंने मार्क किया था, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो प्लेस जो बहुत ही ज्यादा सेफ है और वहाँ पर वो बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। पर कहते हैं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जॉन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए अब उसने अपने बेटे को बोल दिया कि हम इतने सारे रिसोर्सेज नहीं लेकर जा सकते। तो यही रीजन होता है कि उन्होंने कुछ रिसोर्सेज दूसरी तरफ रख दिए और सिर्फ खाने पीने के सामान थोड़े बैग में भरकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो दोनों समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके लहरों को फॉलो करते हुए वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जॉन की बढ़ती बीमारी, जिसका इलाज इस समय करना तो इम्पॉसिबल था। वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि एक समय पर वो चल भी नहीं सकता। अब अपने कंडीशन को सीरियसली देखते हुए जॉन अपने बेटे को कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, मेरा तो यही विजन था कि तुम्हें बचाऊं। जॉन इसीलिए जिंदा था कि वो अपने बेटे को सुरक्षित जगह पर लेकर जाए और उसने अपनी वाइफ से वादा जो किया था, पर अब वही अपने बेटे के लिए कमजोरी बन चुका है। जॉन चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो आज रात के लिए नदी के किनारे ही रुक जाते हैं। जॉन तो यहाँ पर अपने बेटे को समझाता है कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, और साथ ही साथ उसने वो पिस्तौल भी दी थी जिसके अंदर एक बुलेट होती है। जॉन ने फिर अपने बेटे को समझाया कि इसे जरूरत के वक्त यूज करना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पास बचने के कोई चांसेस नहीं है तो इस पिस्तौल का यूज अपने आप पर कर देना, जिससे कि तुम्हें एक सिंपल मौत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेथ को भी इस बात का अंदाजा था कि वो सारे आदमखोर उसकी क्या हालत करेंगे। पर सेथ इस तरीके से अकेले अपने फादर से दूर नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया ही था। सेथ कहीं नहीं जाता और अपने फादर के साथ वो बीच के किनारे पर रुका रहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर सो गए थे और साथ में काफी अच्छे लग रहे होते हैं। पर सुबह उठने के बाद सेथ ने जब आंखें खोली तो पता चला कि जॉन मर चुका है। जॉन की हालत सच में बहुत खराब हो गई थी और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पर अफसोस उससे कोई नहीं बचा पाया। सेथ ये समझ चुका था, इसीलिए वो सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करने लगता है। पर तभी हमें उस बीच के किनारे एक आदमी दिखाया गया जिसके हाथ में एक गन मौजूद थी। वो सीधा सेथ के पास चला आ रहा था, पर सेथ उससे डरता नहीं और अपनी पिस्तौल उसके सामने कर देता है। वो अनजान आदमी तो सेथ को अपनी गन नीचे करने के लिए कह रहा था और पूछता है कि क्या वो तुम्हारे फादर थे। सेथ बहुत ही उदास होकर बताता है कि वो मेरे फादर थे, लेकिन वो अब मर चुके हैं। पर सेथ ने उस आदमी के ऊपर अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन पॉइंट आउट करके रखी थी, पर वो आदमी अपनी भी गन नीचे करता है और सेथ को बताने लगता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ भी आ सकते हो। हम उसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो सेफ जगह है। पर सेथ को तो उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। सेथ अब पूछने लगा कि क्या आप लोग आदमखोर हो और इंसानों को खाते हो। तब जाकर वो आदमी सिंपली बताता है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं और मेरी तो एक फैमिली भी है जिसके अंदर मेरी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। सेथ ये बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया क्योंकि ये लोग उससे ठीक लग रहे थे। अब सेथ के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो यहीं पर रुके अपने मरे हुए फादर के पास या फिर इस नई फैमिली के साथ एक नए सफर पर जाए। इसीलिए वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। वो कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। सेथ ने अपने फादर को किस किया और वहाँ से सीधा उस नई फैमिली के साथ निकल पड़ा। उस अनजान आदमी की वाइफ और 2 बच्चे भी सामने आते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी मौजूद था। उसकी तो एक बेटी और एक बेटा होता है, जिन्हें देखने के बाद सेथ को लगने लगा कि शायद ये आदमी सही कह रहा होगा, ये लोग आदमखोर नहीं हैं। उस आदमी की वाइफ तो सेथ के पास आकर कहने लगी कि हम तुम्हारा कब से पीछा कर रहे थे, लेकिन तुम हमें दुश्मन ना समझो इसीलिए हम तुम्हारे पास नहीं आए। सेथ जो कि एकदम सहमा हुआ था, वो उनकी बातों को रियल समझ रहा होता है, पर उसे क्या पता कि ये तो सिर्फ उसके लिए एक साजिश है, क्योंकि वो अनजान परिवार अपनी पूरी फैमिली के लिए एक शिकार ढूंढ रहा है जो शायद अब सेथ ही होगा। सेथ बिना कुछ सोचे समझे उस अनजान फैमिली के साथ चला जाता है और उसका क्या हश्र होगा ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसके फादर के साथ उसकी भी जान चली जाएगी बहुत बुरी तरीके से। लेकिन वो फैमिली किस तरीके से सेथ को मारती है या फिर सेथ ने खुद पिस्तौल की मदद से अपने आप को गोली चला दी, इसी सस्पेंस के साथ ये पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।